हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल अगर मार्केट्स की बात करते हैं, जैसा हमारा डिस्कशन था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही मूवमेंट दिया। मैंने आपको बताया था कि इस वीकेंड पे काफ़ी सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं। ट्रंप के कोई ट्रिगर हो सकता है, ईरान यूएस वॉर का कोई ट्रिगर हो सकता है, या फिर आपको एक ट्रिगर और देखने को मिल सकता है कि टैरिफ की कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपको दिख रहा था कि भाई रिलायंस के रिजल्ट से, और कल असली मार्केट्स में रिजल्ट्स पब्लिश होने वाले हैं, जो कि हैं 7 से 8 मेजर बैंक्स के। बेसिकली 5-7 बैंक्स के रिजल्ट है, उसमें से 5 या 6 मेजर बैंक्स हैं। कल आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीजें, इतने सारे रिजल्ट्स एक साथ आ जाते हैं ना, तो मंडे को काफी डाइवर्सिफाइड इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा पर्सनल गेम प्लान क्या रहेगा, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट्स में क्या देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं पर्सनल गेम प्लान वाली सीरीज में मैं हमेशा ही डिस्कस करता हूं कि मंथली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम्स पर आपको किस तरीके से मार्केट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ज्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल वाला बटन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। लाइव आज भी मैं आया था, काफ़ी बार लाइव आता हूँ, काफ़ी बार नहीं आता हूँ। वो देखो, सच बताऊँ तो मेरे शेड्यूल पर डिपेंड होता है, तो वो मैं एक दिन पहले बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मैं लाइव नहीं आऊँगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। लेकिन जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलना चाहिए। अगर आप बाई चांस अपना वीडियो में मिस आउट कर दिया इन्फॉर्मेशन, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। इसलिए ऑल वाला बटन जरूर दबा देना सब्सक्राइब करके, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए कि मेरा कौन सा कंटेंट आ रहा है चैनल पर, कौन सा कंटेंट नहीं आ रहा है। एक रिक्वेस्ट मेरी स्टार्टिंग में रहेगी कि भाई वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ये मुझे कोई भी पैसे वगैरह नहीं देता, अभी तक कोई पैसा नहीं मिलता मुझे वीडियो से, लेकिन ये बूस्ट प्रोवाइड करता है, कि इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि बेटर कंटेंट आपके लिए मैं बना पाऊँ। सो मेक श्योर जरूर एक बार लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे हाईलाइटेड टॉपिक भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। हालांकि कल मैं एक बार बताना चाहूंगा कि कल और भी बड़े रिजल्ट्स आएंगे। कल आपके 5 से 7 रिजल्ट्स आएंगे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी, आईडीबीआई, यस बैंक। ऑलमोस्ट इसमें से 5 से 6 बैंक आपको मेजर दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, यस बैंक के 5-6 बैंक्स आपको लगातार मेजर बैंक्स दिखेंगी, और इनका रिजल्ट डेफिनेटली मंडे को इम्पैक्ट करेगा। क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, किस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि भाई या तो नॉर्मल रिजल्ट आए या फिर थोड़ा सा नीचे रिजल्ट आए। क्यों? इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है भाई क्रूड। क्रूड की अगर मैं बात करूं तो क्रूड कहीं ना कहीं हाइक्स हुए, पिछले क्वार्टर में क्रूड हाइक हुए, डॉलर की वैल्यू बढ़ी, इससे डेफिनेटली बैंक्स पे एक नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। तो देखो, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता। मैं इन्वेस्ट करके क्या करूंगा, कल जो रिजल्ट आएगा डेफिनेटली उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि भाई मंडे को डीप डाउन किस तरीके से मार्केट्स परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी एस्टिमेशन लगाना कोई फायदे वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ चैनल वाले तो अपने आप ही अपना एस्टिमेट लगाकर बैठ जाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली स्टॉक मूव करता है। तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कल की किस तरीके का रिजल्ट है। लेकिन फिलहाल आज आए भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसके रिजल्ट्स रहे। देखो, यहाँ पे अगर आप हेडलाइन पढ़ोगे तो आपको चटपटी हेडलाइंस दिखेंगी कि भाई नेट प्रॉफिट है 22% फॉल हुआ, रेवेन्यू है 25% इंक्रीज हुआ। तो भाई रिटेलर यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हुआ क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो देखो, मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट्स कैसे आए, तो मॉडरेट टू गुड रिजल्ट्स का हो गया। बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं कहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है मार्केट्स में एक नेगेटिव असर भी पड़ता हुआ दिख जाए। देखो, अब वो असर इसके ऊपर है कि मार्केट्स में हाइप किस तरीके से बनती है। इसके ऊपर देखो, दो तरीके से हाइप बन सकती है। हाइप ये बन सकती है कि भाई 25% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अब 25% रेवेन्यू इंक्रीज इसलिए हुआ है, इसका रीजन ये भी है कि लास्ट क्वार्टर में आपको क्रूड के प्राइस हाइक्स होते हुए दिखे थे, क्रूड हाइक होता हुआ देखा था। क्रूड हाइक हुआ तो क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ा। तो इसके अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जनरेशन में जाओगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा, ऑयल एंड गैसेस, ऑयल एंड केमिकल्स में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और वही एक सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। क्यों? क्योंकि भाई इनका काम ही क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, और क्रूड ऑयल में जाकर प्राइसेस बढ़े तो इनका कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ा, इनका कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ा। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा डिस्कशन है। बात करते हैं प्रॉफिट क्यों गिरा। फिर अगर रेवेन्यू इतना बढ़ा तो प्रॉफिट क्यों गिरा है? प्रॉफिट गिरने का कारण आपको ये दिखेगा कि अगर आप एनुअल रिजल्ट्स के लास्ट क्वार्टर में जाओगे, एनुअल रिजल्ट अगर पिछले साल का रिजल्ट इस क्वार्टर का देखोगे, तो आपको एक चीज क्या दिखेगी कि पिछले साल इन्होंने एशियन पेंट्स के शेयर्स को बेचा था। जब एशियन पेंट्स के शेयर को बेचा तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, और वो प्रॉफिट अब हर बार तो बेचेंगे नहीं, नॉर्मल सी बात है। लास्ट ईयर वो प्रॉफिट इसको बेचा था एशियन पेंट को, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल आइटम्स में प्रॉफिट में दिखाया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट आपको घटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप वही क्वार्टर टू क्वार्टर पे देखोगे तो कहीं ना कहीं 2-3 हजार करोड़ के आसपास प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज ही हुआ है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट इंक्रीज है, प्रॉफिट स्टेबल है। लेकिन रेवेन्यू आपको इतना जंप इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो क्रूड हाइक्स की वजह से।
अब मार्केट इसको किस तरीके से लेता है देखो वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि पॉजिटिव भी ले सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज ही हुआ है। अगर आप उसको हटा देते हो, एक्सेप्शनल आइटम्स को हटाकर देख रहे हो, तो प्रॉफिट इंक्रीज ही हुआ है ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। और सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, किसी भी वजह से हुआ हो पर इंक्रीज हुआ है, बिजनेस इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसको नेगेटिव वे में ये भी देख सकते हो कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है रेवेन्यू इंक्रीज होने की। अगले साल रेवेन्यू डेफिनेटली घटेगा, क्योंकि क्रूड हाइक अगर नहीं चला, कि क्रूड ऑयल का जो मिडिल ईस्ट में बवाल चल रहा है वो जैसे ही सही होगा, और कहीं ना कहीं अगले साल आपको या फिर अगले क्वार्टर में आपको क्रूड में जब गिरावट देखने को मिलेगी, तो इनके रेवेन्यू में भी डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी। तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी बिजनेस पे कहीं ना कहीं नहीं रहेगी। तो मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से डिसाइड करता है। हालांकि एक दो नेगेटिव पॉइंट्स इसके बारे में ये है कि इनका जो डेट है वो बिजनेस पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर मार्केट इसको पॉइंट आउट करता है तो फिर नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दे। एज सच मुझे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि क्रूड हाइक्स की वजह से क्रूड कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है। ट्रंप के मैनिपुलेशन की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पूरा एक आपको प्रॉपर असर देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन को प्लान करना पड़ेगा। लेकिन देखो ये जो 2-3 इम्पैक्ट है, रिजल्ट हैं, ये तो सीजनल है, ये सीजनल इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन मेजर इम्पैक्ट कौन डालता है? मेजर इम्पैक्ट भाई ये डाल रहा है यूएसडी INR, जो अभी करंटली सबसे बड़ी दिक्कत का टॉपिक है इंडिया के लिए। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा? सबसे ज़्यादा असर बैंक्स पे पड़ेगा, फाइनेंस पे पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ेगा। और इकोनॉमी पर अगर प्रॉपर असर पड़ा, नेगेटिव असर पड़ा, तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक क्राइसिस देखता हुआ मिल सकता है, स्टॉक मार्केट में अच्छे करेक्शन आते हुए दिख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस करना उतना ही जरूरी है जितना कि छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ये अपना इंपॉर्टेंट मैंने लेवल आपको लास्ट टाइम मार्क करके दिया था 95.7 95.8 के आसपास का। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो कहीं ना कहीं डॉलर की वैल्यू बढ़ी इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी। अब जब इसकी इंडियन रुपी की वैल्यू घटी, डॉलर की वैल्यू बढ़ी, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में, बैंक्स में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज क्लियर कट आपको एक बड़ी रैली देखने को मिली, वो थी भाई रिजल्ट के बेसिस पर कि रिजल्ट अच्छे हैं कि बुरे हैं। लेकिन अगर मैं बात बताता हूँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत का विषय है और आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। एक बार इसने 96.8 97 के ऊपर चलना शुरू करा, तो इसका अगला टारगेट आपको $99 से फिर $100 ही मिलेगा। अब काफी सारे लोग मान रहे हैं कि भाई $100 के बाद ये रुक जाएगा, कहीं ना कहीं वापस 90-80 की तरफ आ जाएगा। लेकिन $100 का जो प्राइस है वो इसका ब्रेकआउट लेवल, और ब्रेकआउट हुआ तो फिर और बड़ी रैली आपको इस चार्ट पे आती हुई दिखेगी। इसका मतलब रुपी जो है वो और कमजोर होगा और इकोनॉमी पर, अपनी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को वेल प्रिपेयर्ड रहना है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ बेच बाच के चले जाओ, लेकिन यस, पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा भी वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ क्राइसिस आता है तो मैं किस तरीके से टैकल डाउन करूंगा। तो इस सारे जो इम्पैक्ट्स है इसको मैंने आपको बता दिया कि भाई मंडे को तो डेफिनेटली रिलायंस के रिजल्ट्स या फिर बैंकिंग रिजल्ट्स पर असर पड़ेगा। इनके रिजल्ट्स के बारे में मैं कल एक डेफिनेटली एक अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहना। एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगा कि प्रीमियम लेवल का स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स चल रहा है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार जरूर चले जाना, आई बटन पर मैं लिंक कर दूंगा, नहीं तो चैनल पर जाकर डायरेक्ट देख सकते हो। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसमें मैं सारी चीज़ें, सारी अपडेट, सब कुछ, सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपके साथ शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर कि अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, जरूर कर लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन कमेंट में दिया हुआ है, चैनल के बायो में दिया हुआ है। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है। एक बार DM करोगे, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, और सारी वेरिफिकेशन के बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी अपडेट, सारी लाइव मार्केट अपडेट, सारी अपॉर्चुनिटीज, स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, क्रिप्टो, कमोडिटी, सिल्वर, गोल्ड, सब चीज़ें, मेरी पर्सनल साइकोलॉजी क्या है, और सबसे ज़रूरी पिन पॉइंट लेवल्स बहुत ज़रूरी होते हैं लाइव मार्केट्स के लिए। क्योंकि अगर बड़ा मोमेंटम आता है तो फिर आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पिन पॉइंट लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो वो भी मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट एक अच्छी खासी रेंज में फंसा हुआ है, तो बड़े मोमेंटम की तैयारी है मार्केट के लिए, और अच्छा खासा मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में दिखेगा, मंडे को देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है, इसलिए पिन पॉइंट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। आज हमने टेलीग्राम ग्रुप पे क्या क्या शेयर करा, एक बार मैं अगर आपको इनलाइन बताना चाहूँगा, तो सबसे पहले तो आज सुबह लाइव के बारे में मैंने लिंक शेयर कर दी थी, फिर पिन पॉइंट लेवल शेयर कर दिए, फिर निफ्टी में मैंने बताया कि भाई रेंज में है, जब इस रेंज को तोड़ेगा तो अच्छा मोमेंटम आएगा, और इस रेंज के बाद अच्छा खासा मोमेंटम भी आया। यहाँ पे मैंने बताया कि हाँ, जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा, जब तक मैं बाइंग के लिए कोई कन्विक्टेड नहीं हूँ, और कोई कन्विक्शन मेरा बाइंग के लिए नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे एक सेटअप शेयर करा था आपके पास बैंक निफ्टी में, कि मैंने सेम रेंज आपको बार बार दिखाई थी, और यहीं से हमने रिजेक्शन पहले भी लिया था और रिजेक्शन अब की बार भी लिया। फिर MCX एक स्टॉक के बारे में मैं शेयर करता रहता हूँ, स्टॉक में भी मैंने कई सारे स्टॉक शेयर करे। एज ए एजुकेशनल पर्पस बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी,
सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि मैं जो बताता हूँ आपको, लाइव में भी मैंने आपके सामने डिस्कस करा था कि हो सकता है मार्केट फर्स्ट रेंज में सेशन में साइडवेज और सेकंड सेशन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिले या फिर सेलिंग देखने को, एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखे। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि सेकंड हाफ में अगर अच्छा खासा मोमेंटम भी आ जाता है तो वो हो सकता है डायरेक्शनल जाए, और सेकंड हाफ में मोमेंटम आया डायरेक्शनल गया। अब मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि हो सकता है कि भाई ये ट्रैप हो सकता है बड़े प्लेयर्स के, फिर मैक्सिमम रिटेलर्स को फंसाने का, जब अगर सेकंड हाफ में अगर कोई अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने वही करा कि साइडवेज रख के सेकंड हाफ में अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम दिया। अब अगर रिजल्ट्स अच्छे खासे नहीं आए तो कहीं ना कहीं सारे बायर जो है वो ट्रैप होंगे, मार्केट्स में प्रॉपर एक पैनिक सेलिंग आती है आपको दिखेगी। तो देखते हैं कि कमेंट्री किस तरीके से रहती है, रिजल्ट्स की नंबर्स स्टैट्स किस तरीके से रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा, सारी अपडेट शेयर करता रहता हूँ। मेक श्योर ज़रूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैंने अपडेट करा था कि भाई शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्ड, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, और यहाँ पे प्रॉपर एक अपने को बड़ी शॉर्ट कवरिंग बनती हुई देखी और अच्छा खासा मोमेंटम भी आता हुआ देखा। तो आई होप आपने एंजॉय करा होगा। तो काफ़ी सारा डिस्कशन हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई कि भाई मार्केट्स को क्या जज करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट्स में अच्छी खासी ट्रिगर्स हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं कि भाई चार्ट्स पर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम की बात करूंगा तो प्रॉपर कंसोलिडेशन हमने जो सबसे बड़ी कैंडल बनाई मंथ में वो बनाई थी भाई मार्च मंथ में डीप डाउन रेड कैंडल हमने बनाई, और उसके अंदर ही हम कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है मंथली टाइम फ्रेम पर, सबसे अगर अपर रेंज की बात करता हूँ दैट इज 24,350 वाला एरिया। अभी रेंज ऊपर की तरफ और बढ़ेगी जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाते जाओगे, लेवल्स ऊपर की तरफ थोड़े खिसकते जाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़े टाइम फ्रेम पर आपको दिख रही है 24,370 350 के आसपास रेंज। क्यों? हम हायर राइज हायर लूज की फॉर्मेशन में चल रहे थे, अभी भी हायर राइज हायर लूज की फॉर्मेशन में चल रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर आप आते जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ पे आपको देखा हमने लो बनाया, हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। जब इस रिसेंट स्विंग लो को थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करा मार्च के महीने में प्रॉपर एक बड़ी रेड कैंडल बनाकर, तो उसके बाद हमने बाउंस दिखाया अच्छा खासा। अब 1 2 3 4 लगातार 4-5 महीने से हम इस रेंज के आसपास और यहीं से कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले रहे हैं। तो अगर इस रेंज के ऊपर अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है मंथली टाइम फ्रेम पर, और सस्टेन करना शुरू करते हैं, सिर्फ क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस रेंज के ऊपर अगर हम सस्टेन करना शुरू करते हैं तो फिर अच्छी खासी बाइंग भी आपको इस एरिया के ऊपर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एरिया अपना मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला एरिया है। इसने मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज करा है, तो इसके ऊपर हम निकलेंगे तो फिर हायर हाउस हायर लोज की फॉर्मेशन में चलेंगे। जब हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन में चलेंगे, पॉजिटिव मार्केट स्ट्रक्चर होगा, तो अच्छी खासी आपको मार्केट्स में बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये इसके ऊपर मैं कहीं ना कहीं बाइंग करना प्रेफर करूंगा। सेलिंग की बात करते हैं भाई, सेलिंग कहाँ पर आएगी, तो सेलिंग के लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट एरिया है 23,260। बहुत दूर है ये अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, लेकिन पोजिशनली मंथली टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस रेंज के बाहर ही आपको कोई अच्छा खासा सेलिंग का मूव मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, लगातार एक ट्रैप बनाया, लिक्विडिटी हंट करके प्रॉपर बाइंग दिखाई, फिर लगातार यहाँ से हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो इस रेंज के बीच में जब तक है कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन एक बार इस रेंज के ऊपर या फिर इस रेंज के नीचे निकलेंगे तो पोजिशनली आपको एक बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो भी इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर फंस चुके हैं या फिर नई इन्वेस्टमेंट अपनी मैं कह सकता हूँ कि एवरेज करना चाह रहे हैं, तो कौन से लेवल पर एवरेज कर सकते हो, तो उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल अभी है 22,200। अगर हम नीचे की तरफ निकलते हैं तो 22,200 है। अब ये लेवल मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मंडे कोई लेवल्स आ जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर करेक्शन देखने को मिलता है किसी भी रीजन से, वॉर के रीजन से, इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजन से, कोई और रीजन हो सकता है XYZ, तो अगर बड़ी सेलिंग बड़ा करेक्शन मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है, जो काफ़ी सारे लोग उत्सुक रहते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि कहाँ तक आपको लेवल्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं। ये अपना लेवल है 21,100, फिर 21,100 टूटता है तो 19,900। अब 19,900 अगर टूटेगा तो फिर आपको 18,900 आता हुआ दिखेगा, और 18,900 के बाद 16,800। ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको आते हुए दिखेंगे। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आप देखोगे तो अभी ये लेवल्स आना क्या मुमकिन है? मेरे हिसाब से बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जिस हिसाब से अपनी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, कंपनीज परफॉर्म कर रही है, जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम यहाँ से ऑल टाइम हाई लगाएंगे। मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई हो सकता है जब DIS का फ्लो टूटेगा, मार्जिन कॉल्स आएंगे मार्केट्स में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखेगा। और अभी भी करेक्शन, एक बड़ा करेक्शन, बड़ा क्रैश जो कि हर 4 से 5 साल में आपको आता हुआ दिखता है, और अभी 2020 के बाद एक भी क्रैश नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं अगर क्रैश आता है तो अपकमिंग वहां पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर एक बड़ी सेलिंग आती हुई दिखेगी। अब क्या क्रैश अच्छा है? अभी मेरे हिसाब से क्रैश जो है वो एक हेल्दी क्रैश है मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये सारे जो पिछले 3-4 साल में कोरोना के बाद जितने भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स आए हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं, फोमो में जिसने हर चीज को बेचकर अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाला है, तो कहीं ना कहीं वीक हैंड्स को मार्केट बाहर निकालेगा, और स्ट्रॉन्ग हैंड जो है मार्केट के पुराने खिलाड़ी, जो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी जो मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस के साथ जमने आए हैं,
तो कहीं ना कहीं मार्केट उनको रिवॉर्ड करेगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर इसलिए नहीं जा पा रहा, क्यों? क्योंकि एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआईज को इन प्राइसेस पर नहीं करनी बाइंग। और यहाँ पे क्योंकि डीआईआईएस म्यूचुअल फंड्स का पैसा इतना इनफ्लो हो रहा है कि मार्केट्स नीचे भी नहीं जा पा रहे हैं। तो जब एक बार डीआईआईएस का फ्लो टूटेगा, म्यूचुअल फंड्स बंद होंगे थोड़े से, मार्केट्स में कोई रीजन होगा पैरिंग सेलिंग करने का, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सेलिंग भी आएगी, वहाँ पे क्रैश भी आएगा। और वो क्रैश करेक्शन जो है वो हेल्दी होगा मार्केट्स के लिए, मार्केट्स को लंबे टाइम के बाद ऊपर ले जाने के लिए, बड़े रिटर्न्स बनाने के लिए। यहाँ से मार्केट 30,000 चला जाए तो वो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर 18,000, 16,000, 15,000 जाकर मार्केट 30,000 जाता है तो वो एक बहुत बड़ी रिकवरी, बहुत अच्छी रिकवरी होगी। वो हमने कोरोना के टाइम पर भी देखा, वो हमने 2016 में भी देखा, 2016 में भी देखा, वो हमने 2012, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर भी देखा कि मार्केट के बाद जब क्रैश के बाद रिकवरी आती है तो शार्प रिकवरी आती है, हेल्दी रिकवरी आती है और सस्टेनेबल रिकवरी होती है काफ़ी सालों के लिए। तो वो मार्केट के लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन सस्टेन करने के चांसेस बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ से मार्केट मान लो 25,000, 26,000, 27,000 चला जाए, लेकिन फिर दोबारा जब क्रैश आएगा तो उसमें और ज़्यादा खून खराबा होगा, उसमें और ज़्यादा यहाँ पे पैनिक होगा मार्केट्स में, तो कहीं ना कहीं वो और दिक्कत वाली बात है। तो उसको आपको बड़े टाइम फ्रेम पर देखकर चलना पड़ेगा। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, तो वीकली टाइम फ्रेम पर सेम लेवल 24,380 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब यहाँ से हमने लगातार सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, अब इस वीक भी हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। एक बार इसके ऊपर निकल के सस्टेन करना शुरू करेंगे तो मार्केट्स में एक पॉजिटिवनेस आएगी, मार्केट में एक बाइंग आएगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर में नहीं मिला है कि हम यहाँ से कह सके कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, फोमो में आकर या फिर साइकोलॉजी से बनाकर, अपने मन से बनाकर नहीं कह सकते। कुछ चीज़ दिखनी भी चाहिए, कुछ एविडेंस दिखना भी चाहिए। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दो एरियाज मेरे लिए अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। 24,776, 24,281, इन दो एरियाज के आसपास आते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव फॉर्मेशन बनाते हैं, इसके लो क्रॉस करते हैं, बिंदास होकर सेल कर सकते हो पोजिशनली। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट वीक भी देखोगे तो हमने प्रॉपर एक बड़ी रेड कैंडल बनाई। अब इस रेड कैंडल के नीचे निकल जाएंगे, जैसे 23,800 का लेवल है ये, तो इसके नीचे निकलेंगे, इन एरियाज के नीचे निकलेंगे तो प्रॉपर मार्केट्स में एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी, क्योंकि ये एरियाज हैं बाउंसेस पर सेल करने का, और मार्केट अभी भी नेगेटिव स्ट्रक्चर में है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने का। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी उठानी है, इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मंडे को ऑप्शन चेन क्या कह रही है वो मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा कल के दिन, जिसमें हम रिजल्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे, बैंकिंग में कोई न्यूज़ होगी वॉर से रिलेटेड तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, प्लस इंपैक्ट इंट्राडे पे किस तरीके से देखने को मिलेगा उसके बारे में भी डिस्कस कर लूंगा। गिफ्ट निफ्टी क्लोज हो जाएगा, एडीआर मूव हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन प्लान कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में सिंपल सी एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 57,500 वन ऑफ द क्रूशियल एरिया, 57,500, क्योंकि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया था। कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ने सस्टेन करा, सारे बायर्स को बैंक निफ्टी ने ट्रैप करा, और बहुत बड़ी, बहुत डीप रेड कैंडल बैंक निफ्टी ने बना दी। बैंक निफ्टी में और एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली। अब हम इस एरिया के ऊपर निकल तो चुके हैं, लेकिन जुलाई मंथ में क्या क्लोजिंग होगी कि नहीं वो अभी भी डाउट वाली बात है, तो वो आपको मंथली क्लोजिंग पर ही पता चलेगा। लेकिन क्लोजिंग के बाद भी क्या सस्टेन करते हैं कि नहीं वो भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। तो जब तक हम 57,500 के ऊपर हैं, बायर्स जिंदा हैं, लेकिन 57,500 के नीचे निकले तो अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हम पहले भी रेजिस्टेंस ले चुके हैं, लगातार 4 महीने तक सपोर्ट लिया, फिर तोड़ा सपोर्ट, तो फिर 2 महीने तक रेजिस्टेंस लिया, 3 महीने तक रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार इसके ऊपर नीचे ऊपर निकले। अब क्या ये बायर्स को फंसा रहा है या फिर सेलर्स को फंसा के ऊपर निकल रहा है, वो तो देखो वक्त ही बताएगा, वो मंथली क्लोजिंग ही बताएगी। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपको मंथली टाइम फ्रेम पर पोजिशनली देखने को मिल सकती हैं। और इसका मैं कई बार बता चुका हूँ कि बैंक्स आउट परफॉर्म क्यों करते हैं। अगर इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो आप निफ्टी, जैसे निफ्टी ईटीएफ लेते हो या फिर बैंक ईटीएफ लेते हो, तो कौन सा प्रेफरेबल है? मैं अगर पर्सनली बताऊं तो बैंक ईटीएफ प्रेफरेबल है जब मार्केट्स में करेक्शन हो, जब बैंक्स में करेक्शन हो। क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि बैंक्स आपको, अगर अपसाइड मोमेंटम है आपको बैंक्स में एग्रेसिव दिखेगा, डाउन साइड मोमेंटम है आपको बैंक्स में एग्रेसिव दिखेगा। निफ्टी कहीं ना कहीं, सेंसेक्स कहीं ना कहीं आपको सुस्त मूवमेंट करता हुआ दिखेंगे। इसका रीजन मैंने कई बार बताया। निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें मल्टीपल सेक्टर्स हैं, ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो कभी कोई सेक्टर बढ़ता है, कभी कोई सेक्टर गिरता है। तो अगर ये ऊपर भी जाता है बुल रन में तो धीरे धीरे जाता है, गिरता भी है तो फिर गिरता है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉपर सेलिंग नहीं आती कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बड़ी मिल पाए। लेकिन बैंक्स में जो मंथली एक्सपायरीज में ट्रेड करते हैं, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें मोमेंटम भी शार्प अपसाइड आता है, मोमेंटम भी शार्प डाउन साइड आता है। क्यों? क्योंकि देखो बैंक्स में क्या होता है कि सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स हैं, तो जब बैंकिंग स्टॉक्स हैं अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो फिर प्रॉपर अपने को एक बड़ा मोमेंटम आता है देखोगे, और जो मोमेंटम प्ले करते हैं उनके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है।
तो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रह सकते हो। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपको सिंपल सी रेंज प्ले होती हुई दिखेगी, दैट इज 58,681, 58,700, और अगर मैं नीचे की रेंज की बात करता हूँ तो 57,500। यही दो रेंज आपको होती मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो कहीं ना कहीं लगातार हम इतने हफ्तों से, मतलब 2 महीने से लगातार सपोर्ट ले रहे थे, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर मल्टीपल टाइम ऐसे रेजिस्टेंस लिया, तो एक बार इसके ऊपर निकलेंगे तो फ्रेश बुल रन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सेलिंग कब देखने को मिलेगी? जब हम इस लेवल के नीचे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया लगातार, फिर एक रेजिस्टेंस लिया, रीटेस्ट करा, यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, रीटेस्ट करा। अब एक बार अगर इसके नीचे निकल जाते हैं दोबारा, तो जो जितने भी बायर्स हैं 5 हफ्ते में जिसने भी बाइंग करी है वो कहीं ना कहीं ट्रैप होगा। अगर वो ट्रैप होगा तो मार्केट्स में प्रॉपर आपको बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिलेगी, और बड़ी सेलिंग, क्योंकि ये लो उसका ऐसा होगा, ये लो ऐसा होगा, और ये लो ऐसा होगा। जब ये लोस कटेंगे, लिक्विडिटी स्वीप होगा, तो मार्केट्स में पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी के पास कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा स्पेस है अगर सेलिंग के अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ। तो जो पोजिशनल सेलर्स हैं, जो बेयर्स हैं मार्केट्स में, तो वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसका एक सेलिंग का ट्रिगर और भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईएनआर डेप्रिशिएट हो रहा है। जब आईएनआर डेप्रिशिएट होगा तो सबसे ज्यादा असर उसका नेगेटिव बैंक्स पर ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरिलेटेड यहाँ पे बैंक्स ही हैं इकोनॉमी से। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करना। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज थी, ये कुछ टिप्स थी जिसके बारे में हमने डिस्कस करा। इंट्राडे में किस तरीके से मोमेंटम मिलेगा वो मैं कल डिस्कस करूंगा। कोर्स की वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। लेकिन अगर ये आंसर्स अच्छा लगता हो, पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।